Assalamualaikum students, I'm your subject guardian and today we are going to solve the numericals of tension string case number 1. So आप बोर्ड पर कुछ देख रहे होंगे टिप्स जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ. सो आज हम करने जा रहे हैं टेंशन स्ट्रिंग का केस नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स. तो इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको याद रखनी है while you are in your examination, and that tricks will surely help you in your examination while you are solving these numericals. So आपको पता है कि टेंशन इन स्ट्रिंग के जो केस नंबर 1 है उसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि हमारे पास जो है यहाँ पर वर्टिकली हैंग बॉडीज़ होती हैं, यानी कि दोनों बॉडीज़ जो होती हैं वो वर्टिकली हैंग होती हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक M1 है और एक M2 है. तो M1 जो है, अच्छा सबसे पहले जब आप टेंशन का केस मतलब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं पेपर में तो आपको सबसे पहले ये बात मतलब रियलाइज़ करनी होती है या फिर आपको ये बात फाइनलाइज करनी होती है कि ये कौन सा न्यूमेरिकल है, मतलब केस नंबर 1 का है या केस नंबर 2 का है. तो आप सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि अगर सवाल में लिखा है बोथ द बॉडीज आर हैंग वर्टिकली, तो इसका मतलब कंफर्म कि केस नंबर 1 है, क्योंकि केस नंबर के अंदर 1 के अंदर दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग होती हैं. तो आप जो है टेंशन या एक्सेलरेशन या जो भी निकालने वाले हैं वो आप केस नंबर 1 के फॉर्मूले के मुताबिक निकालेंगे. अगर लिखा हुआ है वन बॉडी इज हैंग वर्टिकली वाइल द अदर बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो इसका मतलब है कि केस नंबर 2 है. तो फिर वहाँ पे आप उसके केस के मतलब जो फॉर्मूलाज है वो यूज़ करेंगे. सो अभी फ़िलहाल हम केस नंबर 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं और केस नंबर 1 के हमारे पास वर्टिकली हैंग बॉडीज़ हैं, ठीक है. सो अच्छा, आप जब अपना सवाल पढ़ा तो आपको उसमें M1 और M2 लेना होता है. तो वो कैसे पता चलेगा कि M1 कौन सा है M2 कैसा, क्या मतलब आप ऐसी जो है मतलब जो पहले आएगा उसको M1 ले लेंगे और जो बाद में आएगा उसको M2. तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा. इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें देखना होता है कि M1 क्या लेना है और M2 क्या लेना है. अब वो हमें कैसे पता करना है. सो जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं कि M2 जो है हमारे पास ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है और जबकि M1 जो है हमारे पास M1 जो है हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है और M2 अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है. तो M1 जो है हमारे पास उसका वेट जो है, उसका वेट यानी कि उसका मास, समझे मास, ठीक है, M1 या W1 के ज़्यादा है M2 मतलब M2 के मुकाबले में, ठीक है. जबकि जबकि हमारे पास जो M2 है उसका वेट कम है, M1 का वेट ज़्यादा है. तो M1 अपने वेट या अपने मास की ज़्यादा होने की वजह से वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है. और M2 का जो हमारे पास वेट कम है उसके पास टेंशन ज़्यादा है, टेंशन उसके पास ज़्यादा है और M1 के पास टेंशन कम है. तो M2 के पास टेंशन ज़्यादा है तो वो अपवर्ड मूव कर रहा है, उसका वेट कम है M1 से. तो जब आप सवाल पढ़ेंगे जो हमारे पास मास सबसे ज़्यादा दिया हुआ होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे M1 कंसीडर करेंगे. तो मतलब मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस केस M1 इज़ ग्रेटर देन M2, मतलब आप हमेशा M1 की वैल्यू ग्रेटर लेंगे, ठीक है. जो सबसे ज़्यादा वैल्यू दी हुई है, मास जिसका सबसे ज़्यादा दिया है वो M1 लेंगे और जिसका मास कम दिया हुआ है उसको मतलब हम M2 को स्मॉलर लेंगे, उसको M2 लेंगे, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है M1 ऑलवेज मूव डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ वेट. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि M1 जो है अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव करता है. अच्छा, एक और केस बनता है, जैसे अगर क्वेश्चन में दो मासेस दिए हुए मतलब बताए हुए मास, दोनों मास दिए हुए और एक्सेलरेशन टेंशन मालूम करने को बोला है, तो आप तो भाई जाहिर सी बात है सिंपल, जो M1 ज़्यादा होगा उसको आप मतलब जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको M1 ले लेंगे, जो कम वैल्यू होगी उसको M2 ले लेंगे. लेकिन फर्ज करें कि आपकी क्वेश्चन के अंदर एक मास दिया हुआ है और एक मास मालूम करने को बोला है, तो फिर आप क्या करेंगे. आपको कैसे पता कि जो मास दिया हुआ है वो कम है या वो ज़्यादा है, क्योंकि जब दूसरा मास निकालेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा हो. तो इस केस के अंदर आपको क्या करना है, इस केस में वो आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि कौन सी बॉडी डाउनवर्ड मूव करी है. मतलब अभी मैं क्वेश्चन में आपको करवाऊंगी ना तो आपको और समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे आगे देखते क्वेश्चन है ऐसा कोई, रुके.
नहीं, इसमें तो दिया हुआ है मास। हाँ देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है टू बॉडी, सर मैं समझा रही हूँ, मैं क्या करा रही हूँ, समझाने का बता रही हूँ कि टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच टू द एंड ऑफ स्प्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनस पुली। ठीक है, अच्छा दो बॉडीज हैं ए एंड बी, वो स्ट्रिंग से अटैच हैं और वो फ्रिक्शनस पुली से मतलब कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है इफ़ द मास ऑफ बॉडी बी इज 9.6 kg, फाइंड द मास ऑफ बॉडी ए विच मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने हमें एक्सेलरेशन बता दी, इन्होंने हमें एक बॉडी का मास बताया है। अब आप ये बिल्कुल भी मत करिएगा कि जो बॉडी ए है आपने उसको m1 ले लिया, बॉडी बी उसको m2 ले लिया। मैंने आपको बताया कि ऐसे मत करिएगा, हमें इसमें सोच समझ के m1 और m2 लेना होता है। इस बॉडी में इस केस के अंदर हमें एक मास बताया हुआ है और दूसरा हमें मालूम करना है, तो हमें क्या पता है ये m1 है, ये मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू इसको m1 ले m2। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है इफ़ द मास ऑफ बॉडी बी इज 9.6 kg, फाइंड द मास ऑफ बॉडी ए विच मूव्स डाउनवर्ड। मतलब उन्होंने बताया जो बॉडी ए है हमारे पास वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, और जब टेंशन इन स्प्रिंग का केस नंबर 1 हो तो m1 जो होता है वो ही हमेशा मूव करता है डाउनवर्ड, m2 तो अपवर्ड मूव करेगा। तो हम m1 को मतलब इसमें हमें m1 को मालूम करना है और m2 गिवन है हमें। ठीक है, अच्छा अब आपको एक बात बताओ, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली नहीं बताया हुआ कि ये कौन सा केस है इन्होंने, तो फिर अगर किसी केस में मतलब नहीं क्लियरली बताया हुआ कि कौन सा केस है, क्योंकि हो सकता है ये बॉडी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखी हुई, उन्होंने नहीं बताया हुआ कि इन्होंने मतलब टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग विच पास ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। यहाँ पर इन्होंने बात खत्म कर दी, इन्होंने ये नहीं बताया कि एंड बोथ द बॉडीज आर हैंग वर्टिकली। तो जब भी ऐसे केस जिसके अंदर इन्होंने सही तरीके से ना बताया हुआ, मतलब फुली तरीके से ना बताया हो कि मतलब वो हैंग वर्टिकली हैंग है या हॉरिजॉन्टल, तो फिर आपको उस न्यूमेरिकल को कंसीडर करना है, मतलब उस न्यूमेरिकल को आपको हमेशा केस नंबर 1 से सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा। जैसे यहाँ पे इन्होंने ना बताया हुआ है टू बॉडीज ऑफ मासेस 25 and 15 kg आर अटैच द एंड ऑफ स्प्रिंग विच पासिस ओवर फ्रिक्शनस पुली सो दैट द टू बॉडीज हैंग वर्टिकल। अब इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, और जबकि तो इसमें हम केस 1 लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर इन्होंने क्लियरली नहीं बताया हुआ। तो जब क्लियरली ना बताया हुआ ना कौन सा केस है, तो आपको हमेशा केस नंबर 1 कंसीडर करना है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि कैसे हमने m1 और m2 मतलब कैसे हमने m1 m2 कंसीडर किया, जैसे कि वो बताया, तो इसी तरह आपको करना है कि जो बॉडी डाउनवर्ड, अगर हमें एक बॉडी का मास दिया हुआ हो और दूसरी का पूछा हुआ हो, तो जो बॉडी डाउनवर्ड मूव करी, अगर यहाँ पे बताया वो होता है कि इफ़ द मास ऑफ बॉडी बी इज़ 9.6 kg विच इज़ मूविंग डाउनवर्ड, तो हम बॉडी बी को m1 कंसीडर करते। अगर बॉडी बी को बताया हुआ था कि वो डाउनवर्ड मूव करी तो बॉडी बी को m1 कंसीडर करते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें बॉडी बी का मास बताया हुआ है और बॉडी ए का मास पूछा हुआ है, और इन्होंने बताया हुआ है बॉडी ए जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो हम बॉडी ए का मास m1 लेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ के आपको ये पता करना है कि केस 1 है केस 2, और अगर नहीं बताया हुआ क्लियरली तो हमेशा केस 1 लेंगे। उसके बाद अगर आपको दोनों मासेस दिए हुए हैं तो आपको सबसे बड़ा वाला मास है उसको m1 लेना है, सबसे छोटे वाले मास को m2 लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अगर हम आपको एक मास दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ, तो आप ये देखेंगे कि कौन सी बॉडी डाउनवर्ड मूव करी, तो जो बॉडी डाउनवर्ड मूव करी होगी उसका मास आपको m1 लेना है। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, मूव करते हैं टेंशन एंड स्ट्रिंग के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, उसके अंदर जो हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो क्या होता है और वो हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इतना मतलब बड़े बड़े फार्मूलाज होते हैं और हमें मतलब याद करने में मुश्किल होती है, तो हम वो कैसे याद करें। तो आप एक काम करें, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उसी तरह आप याद रखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। देखें, केस 1 के दो फॉर्मूले होते हैं, एक टेंशन का एक एक्सेलरेशन का। तो जो टेंशन का फॉर्मूला आता है उसमें दो चीज़ें तो टेंशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में दो चीज़ें तो कॉमन होती है, मतलब आपको दो चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, दोनों चीज़ें दोनों में कॉमन होती हैं। इवन कि केस 2 में भी ये कॉमन होती है, सिर्फ एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अब वो दो चीज़ें क्या है पहले वो देखें। टेंशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आपको जी तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, इसमें भी जी होगा और यहाँ पे भी जी होगा, और नीचे m1 डिवाइड में m1 प्लस m2
दोनों में कॉमन मिलेगा। तो मतलब जी भी कॉमन है और M1 + M2 भी दोनों में कॉमन है। अब जो याद करने की चीज़ है वो सिर्फ ऊपर वाली जो ऊपर डिवाइड में आएगी ना, जो जी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन M1 + M2 से डिवाइड हो रही है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। और वो टेंशन में क्या है, 2M1 M2, ठीक है। और एक्सेलरेशन में है M1 - M2। तो अगर आप इस तरह फार्मूलाज को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, मतलब आपको ज़रा मुश्किल नहीं होगी, आप एग्ज़ाम में भी मतलब आसानी से याद रखेंगे। तो सिर्फ आप ये याद रखें 2M1 M2 और एक्सेलरेशन का M1 - M2, बाकी जी और M1 + M2 दोनों में कॉमन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केस 2 करेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल है, 1987 में आया था। और चलें करते हैं इसको सॉल्व। Two bodies of mass 25 kg and 15 kg are attached to the end of spring which passes over a frictionless pulley so that the two bodies hang vertically। मतलब ये आपको क्लियर हो गया कि दो बॉडीज, एक बॉडी 25 kg मास की है और दूसरी बॉडी 15 kg मास की है, और दोनों एक फ्रिक्शनलेस पुली से अटैच हुई हुई है। कि मतलब ऐसा अटैच हुई है कि दोनों बॉडीज़ क्या वर्टिकली हैंगे, मतलब एक बॉडी ये रही और दूसरी बॉडी ये रही। ये 25 मतलब ये M1 है और ये M2। अब आपको बताना है मुझे कि मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आपको पता होना चाहिए कि मतलब कौन M1 मतलब मासेस में क्या M1 लेंगे और मासेस में क्या M2 लेंगे। अब ये हमें क्लियर हो गया कि ये वर्टिकली हैंग मतलब केस नंबर 1 है, तो हम यानी कि केस नंबर 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब सेकंड थिंग हमें M1 और M2 रखना है, ठीक है। तो अब M1 क्या लेंगे, मैंने आपको बताया था जो मास सबसे ज़्यादा हो वो होगा M1, जो मास, क्योंकि यहाँ पे दोनों मासेस दिए हुए हैं, तो जो मास सबसे ज़्यादा होगा वो होगा M1, जो मास सबसे कम है वो होगा M2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे M1 के आगे 25 kg, ठीक है, और M2 के आगे 15 kg, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है फाइंड द टेंशन स्ट्रिंग and the time taken by the bodies to move to a distance of 20 meter. Assume that the body start from rest. अब इन्होंने हमें तीन चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। एक तो इन्होंने हमसे टेंशन पूछा है, बल्कि नहीं, दो चीज़ें पूछी हैं। एक हमसे टेंशन पूछा हुआ है, देखिए मैंने आपको डेटा पहले से बनाया हुआ है, इसमें टेंशन पूछा हुआ है और एक टाइम पूछा हुआ है उन बॉडीज़ का। और इन्होंने हमें बताया हुआ है कि उसकी मतलब बॉडी जो है स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, तो स्टार्ट रेस्ट से हुई थी, तो मतलब 0 मीटर/सेकेंड वेलोसिटी इनकी इनिशियल। और डिस्टेंस हमें बताया हुआ है 20 मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस और जो हमारे पास वी आई है ना, ये हमें टाइम निकालने में हेल्प करेगा। बाकी हम टेंशन जो है ना वो तो ईजिली हम मतलब टेंशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी याद करवाया है किस तरह याद करते हैं उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो चलें पहले हम क्या निकालेंगे, अपना ईजी वे करते हैं, हम पहले टेंशन निकालते हैं एंड देन हम टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो अब टेंशन निकालते हैं हम लोग। टेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि कैसे लिखते हैं। पहले हम कॉमन चीज़ें लिख लेंगे, जी लिख दिया, M1 + M2 लिख दिया। अब जो हमने याद करना था वो क्या था, 2M1 M2, ठीक है। अब हम टेंशन निकालेंगे तो हम देखें 2 रखा, M1 क्या है हमारे पास 25 और M2 क्या है हमारे पास 15, जी हमारे पास है 9.8 डिवाइडेड बाय M1 + M2, M1 हमारे पास 25 प्लस M2 15। अब अपने पास कैलकुलेटर रखें, रुकिए मैं निकाल लूँ, मैं अपने कैलकुलेट कर लूँ। तो मैं अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूँ, 2 × 25 × 15 × 9.8 इजिकल्स टू 7350 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पे, आप भी चेक करें साथ साथ। 25 + 15 40 आ रहा है हमारे पास। तो टेंशन क्या आएगी हमारे पास, हम 7350 को डिवाइड कर देंगे 40 से, तो हमारे पास टेंशन आएगी, टेंशन आ रही है हमारे पास 183.75। और टेंशन क्योंकि फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन होगा। और यूनिट लगाना पेपर में बिल्कुल मत भूलिएगा, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे हमें पता चल, यही हमारी मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको रिकग्नाइज करता है कि मतलब बताता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये टेंशन जो हमारे पास है फोर्स है,
तो इसका यूनिट न्यूटन है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास यही आ रहा है आंसर। अब हम निकालने जा रहे हैं, टेंशन निकालना बहुत आसान था, हम निकालने जा रहे हैं टाइम। हम जो है निकाल चुके हैं टेंशन, जो कि बहुत ही आसान फॉर्मूला था। हम टाइम निकालना चाह रहे हैं। टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस टी टी। तो यहाँ पे वी एफ गिवन नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज़ कर सकते। फिर हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें भी टू ए एस इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो वी एफ हमें गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे निकालें। अब हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला है एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें वी आई भी गिवन है, टाइम हमें निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन और डिस्टेंस गिवन। अब एक्सेलरेशन नहीं गिवन तो आप बोलेंगे यार कैसे, अब कैसे निकालें। तो भाई टेंशन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल है एक्सेलरेशन, हम टेंशन एंड स्ट्रिंग वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे पुट करते हैं एस, पहले हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकाल के फिर टाइम निकालेंगे। यानी कि एस क्या दिया हुआ हमें 20 मीटर इजिकल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप लिखें फॉर एक्सेलरेशन। मैंने आपको क्या सिखाया था फॉर्मूला, कैसे लिखते हैं। ए क्या कॉमन थी हमारे पास चीज़ें, जी कॉमन था, m1 प्लस m2 कॉमन था, और हमें सिर्फ क्या ऐड करना था, m1 माइनस m2 याद करना था। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। a इज इक्वल्स टू m1 क्या है 25 माइनस m2 क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है 9.8 से, ठीक है। और हमारे पास m1 प्लस m2 यानी कि 25 प्लस 15। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने सारी वैल्यूज़ लिखनी थी। अब यहाँ पे देखें, पहले हमें 25 में से 15 माइनस करें, 25 से कैलकुलेटर निकालें अपना, उसमें माइनस करें 15, हमारे पास आएगा 10। जब हम 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा ऊपर का आंसर आ जाएगा 98। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 98 और डिवाइडेड, सॉरी 9.98 लिखा है मैंने, आपको मिटा के सही से कर दूँ, 98 और डिवाइड में 25। यहाँ पे देखिए 25 प्लस 15 है, तो 25 प्लस 15 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, सॉरी 80 कहाँ से आएगा, 25 प्लस 15 मतलब 25 प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। अब हम 98 को डिवाइड करवा देंगे 40 से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन 2.45 मीटर पर सेकेंड। ए इज इक्वल्स टू 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से बता रही, यूनिट लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो बोर्ड वाले आपके मार्क्स काट लेंगे। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास 20, अब 0 को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो हमें सिर्फ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 20 हाफ और एक्सीलरेशन की वैल्यू और टी स्क्वायर। तो 20 हाफ, एक्सेलरेशन क्या है 2.45 टाइम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.45 टी स्क्वायर। 22 ज़ा 40 होता है, सबको पता है। अब 2.45 टी स्क्वायर, अब 2.4 यहाँ 45 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर के साथ, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 2.45 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो 40 डिवाइड बाई 2.45 हमारे पास आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16.32। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रूट ले लेते हैं, बस जगह नहीं है, डायरेक्ट रूट ले लूँ तो 2 से
रूट कैंसिल और 16.32 का रूट आ जाएगा 16.32 का हमारे पास रूट आ रहा है 4.03 और यहाँ पे सेकंड यूनिट लग जाएगा। तो टाइम हमारे पास ये आ गया। आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ी बिच पिच हो रही है, मेरा बोर्ड बहुत शॉर्ट है और ये राइटिंग थोड़ी बड़ी हो रही है, तो आपको समझ तो आ रहा होगा ना कि यहाँ पे हमने मतलब 2.45 को डिवाइड करा दिया 40 से, हमारे पास टी स्क्वायर आया, टी स्क्वायर इज टू 16.32। अब हमें टी स्क्वायर नहीं मालूम करना था, हमें सिर्फ टाइम निकालना था, हमें टाइम का स्क्वायर नहीं निकालता, हमें इसका सिर्फ टाइम निकालना था, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो इस टाइम का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और 16.32 का हमने रूट निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया 4.03। अब हम आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 4.03 आ रहा है यहाँ पे, और टाइम टेंशन भी हमारा यहाँ था, आप पीछे चेक कर सकते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं अपने आगे के न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है। अगर कोई आपको न्यूमेरिकल टेंशन स्ट्रिंग का केस नंबर 1 से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल जो मैंने मतलब इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराया, आपको मुश्किल लग रहा है, आपको नहीं आ रहा, पहले तो आप खुद करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वो क्वेश्चन कि मैं उसको सॉल्व करा दूँ, तो मैं ज़रूर सॉल्व कराऊँगी। तो ये भी एक पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल है, 1989 में आया था। पढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है 2 bodies A and B are attached to the end of string which passes over a frictionless pulley। इन्होंने बता दिया भाई 2 बॉडीज़ हैं फ्रिक्शनलेस पुली से मतलब पास हो रही हैं, फ्रिक्शनलेस पुली पे मतलब पास हो रही है, ठीक है। इफ़ द मास ऑफ बी इज़ 9.6 kg। अब इन्होंने हमें क्लियरली नहीं बताया है केस कौन सा है, ठीक है। तो हमें क्लियरली नहीं बताया, हमें साफ साफ इन्होंने नहीं बताया हुआ कि बॉडी जो है दोनों बॉडी वर्टिकली है या फिर एक हॉरिजॉन्टल पे एक वर्टिकल है। तो जब इन्होंने क्लियर नहीं बताया तो आप हमेशा हमेशा केस 1 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमें पता चल गया भाई ये केस 1 है, हमने डिसाइड कर लिया केस 1 है। अब हमें 2 बॉडीज, एक बॉडी का मास दिया हुआ है, सिर्फ एक बॉडी का मास दिया हुआ है 9.6 kg। मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि एक बॉडी का मास दिया हुआ तो हम देखेंगे कि मतलब जिस बॉडी का मास दिया हुआ है वो डाउनवर्ड जा रही है नहीं जा रही, या जिस बॉडी का मास पूछा हुआ है मतलब एक दिया हुआ होगा तो जाहिर सी बात है एक पूछा हुआ है, तो जो पूछा हुआ है वो डाउनवर्ड जा रही है। तो अब हम देखते हैं, तो अन्य ना हमें बी बॉडी बी का मास दिया हुआ है और बॉडी ए का मास पूछा हुआ है, और उन्होंने ये बताया बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करी। तो बॉडी ए जब डाउनवर्ड मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है वो m1 होगी, क्योंकि क्योंकि हमारे पास केस वन के अंदर m1 हमेशा ग्रेटर देन होता है m2 के। तो वो ग्रेटर देन इसीलिए होता है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है, तो वेट ज़्यादा होगा यानी कि मास ज़्यादा है, तो मास जब ज़्यादा है तो वो डाउनवर्ड मूव कर रही है ना। तो मतलब हमें इन्होंने मतलब जिस बॉडी का मास कम है, जो स्मॉलर बॉडी है उसका उन्होंने मास दिया हुआ है, और जो ग्रेटर बॉडी है जो हैवियर बॉडी है उसका मास पूछा हुआ है। तो हम m2 लेंगे इसको 9 पॉइंट मतलब बी का जो मास है वो उसको m2 लेंगे क्योंकि वो कम मास है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बताया हुआ कि बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करी, तो यानी कि बॉडी ए वो ज़्यादा मास वाली है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो और उन्होंने पूछा हुआ है मास बताना है हमें बॉडी ए का विच मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मास पूछा हुआ है, तो अब हमें डेटा में हमें m2 का मास दिया हुआ है 9.6, ठीक है। एक्सेलरेशन दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और m1 का मास पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है, जैसे अगर आप सोच रहे फार्मूला क्या लगाएं, तो यार जाहिर सी बात है टेंशन तो दी भी नहीं है, टेंशन के फार्मूले से भी हम मास निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें टेंशन नहीं दी हुई, हमें एक्सेलरेशन दी हुई, तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाकर हम मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का टेंशन स्ट्रिंग का फार्मूला मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, अब तक तो याद होना चाहिए कि हमारे पास कॉमन क्या होता है, जी कॉमन होता है, m1 प्लस m2 दोनों फार्मूलाज में कॉमन होगा, टेंशन में भी और इसमें भी, और सिर्फ हमें याद करना होगा तो क्या m1 माइनस m2, ठीक है। अब जो है हमें एक्सेलरेशन पता है, हम वैल्यूज डायरेक्ट पुट करते हैं, ज़ीरो क्या मसला है 0 पॉइंट, देखिए मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, 0.1,
इज इक्वल्स टू M1 हमें मालूम करना है, M1 को ऐसे लिख देंगे -9.6। एक मिनट रुक जाए, मैं ज़रा इसको नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ, आज मुझसे हो नहीं रहा सही से। तो देखिए एक्सेलरेशन, ठीक है, M1 हमें मालूम करना है, -M2 9.6 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई 9.8 से हो रहा था, ठीक है। M1 हमें मालूम करना है प्लस M2 9.6, और सॉरी यहाँ पे 0.1 लिख दूँ मैं ज़रा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू को हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 0.1 ब्रैकेट में M1 प्लस 9.6, और यहाँ पे जो है 9.8 देखें अगर आप, तो 9.8 इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है, अगर आप गौर करें तो 9.8 इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, 9.8 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब 0.1 को M1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 M1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 0.1 को अब हम 9.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर हाथ में उठाएंगे, 0. मल्टीप्लाई बाय 9.6, तो हमारे पास आ गया है 0.96, 0.96, एंड देन अब 9.8 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 9.8 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 9.8 M1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9.8 M1। अच्छा, अब यहाँ पर सर देखिए 9.8 जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 9.61 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9.6 मल्टीप्लाई करें 98 94.08 आ रहा है ना, तो हम माइनस का साइन लगा के 94.08 लिखेंगे। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे साफ सुथरा करके लिखते हैं कि यहाँ बस क्या आया, 0.M1 प्लस 0.96 इज इक्वल्स टू, मेरे पास आया 9.8 M1 माइनस 94.08। अब देखें, हम जो है इस टर्म को, इस वाली जो टर्म है ये माइनस की, इसको हम इधर ले आएंगे और इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, ये माइनस का था, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 94.08, एक मिनट, 94.08 प्लस 0.96, ठीक है, और 9.8 M1 के साथ जब ये 0.M1 प्लस का इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो M1 माइनस 0.1 M1, ठीक है। अब हम 94.08 में प्लस कर देंगे डायरेक्ट 0.96 सिंपल, तो हमारे पास आ जाएगा 95.04, यहाँ आ गया हमारे पास 95.04। अब हमें माइनस करना है 9.8 में से 0.1, 9.8 में से माइनस कर देंगे 0.1, तो हमारे पास आ जाएगा 9.7 M1। अब हमें M1 ही तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, M1 निकालना है तो 9.7 को इधर ला के ये आप मल्टीप्लाई हो रहा है M1 के साथ, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 95.04 डिवाइडेड बाय 9.7 इज इक्वल्स टू M1। अब हम डायरेक्ट टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा 95.04 डिवाइड बाय 9.7, आ गया हमारे पास 9.79, 9.79 इज इक्वल्स टू, सॉरी
यूनिट फिर लगाना भूल, देखिए यूनिट, ये गलती मेरी थी ना, आप बिल्कुल मत करिएगा। m1 इज इक्वल्स टू 9.79 kg। देखिए बिल्कुल सेम आंसर है हमारा। अब आप एक बार देख लें कि मैंने किस तरह सॉल्व किया है। हमें एक्सेलरेशन दी हुई, तो हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला रख के मैंने आपको बताया किस तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखना है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने डायरेक्ट ऐसे पूरा सॉल्व कर दिया। एक बार दिखा देती हूँ आपको। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप जाइए और मेरी वीडियो दोबारा से मतलब पीछे करके देखिए। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। सो प्लीज़ 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 subscribe my channel, and if you have any questions you can ask me in the comment section. I will surely give you reply. Okay, Allah Hafiz, take care.